नमस्ते अभिजीत जी, नमस्ते सुरुचि जी। मैं चौबे जी का इंतज़ार कर रहा हूँ। वो थोड़ी देर में आते ही होंगे, फिर हम लोग इस बातचीत को शुरू करेंगे। कुछ अनौपचारिक बात इस बीच कर लेते हैं जब तक वे आते हैं। आज एक और बड़े अभिनेता के नहीं रहने की घटना ने सुबह फिर मन को झकझोर कर रख दिया है। अभी हम लोग इस सदमे से उभरे भी नहीं थे इरफान के, और आज ये ऋषि कपूर का जाना। मैं वही याद कर रहा था कि अभी दोबारा से जो उन्होंने पिछले कुछ वर्षों से कैरेक्टर आर्टिस्ट के रूप में जो अपनी एक दूसरी पारी शुरू की थी, इसमें कितनी अच्छी चुनौतीपूर्ण भूमिकाएं कर रहे थे। और उनके बारे में जो कहा जाता था कि बड़ा चॉकलेटी चेहरा है, बड़ा मासूम चेहरा है, कुछ हमारे हिंदी सिनेमा के कुछ अभिनेताओं के साथ ये रहा है कि वो इतने ज़्यादा सॉफ्ट और सोबर दिखते रहे कि वो फिर बहुत सारी दूसरी भूमिकाएं नहीं कर पाए और अपने जीवन में सफल नहीं रहे। जैसे सचिन के बारे में अगर मैं कहूँ, या शेखर सुमन के बारे में मैं कहूँ, तो ये सब इस तरह से रहा। लेकिन ऋषि कपूर ने उस चुनौती को स्वीकारा और उन्होंने अपने चेहरे का जो एक सॉफ्टनेस है, वो किरदार, चुनौतीपूर्ण किरदार मिलने पर उसको उतार फेंका। तो इस तरह ऋषि कपूर की मुझे अग्निपथ याद है, जो ऋतिक रोशन की उन्होंने फिल्म की थी, तो नितांत नकारात्मक भूमिका थी, बहुत ही हैवी किस्म की, वो उन्होंने निभाई। बाद में चड्ढा साहब नमस्कार, आप आए। बीच में हम आपसे भी जुड़ने की कोशिश करेंगे एक बार, इरफान को लेकर कुछ बातें करने के लिए। चौबे जी यहाँ आ तो गए हैं, लेकिन शायद वो किसी और रास्ते पे भटक रहे हैं। वो संभवतः इनबॉक्स पे चले गए हैं, वहाँ से मुझे उनके ज्वाइन होने की खबर मिली, पर यहाँ पर अभी नहीं आया है। तो मैं चाहता हूँ कि वो इस रास्ते पे आ जाए। बार बार उनका मैसेज वहीं से आ रहा है, मैसेज बॉक्स से। या तो ये है कि मैं अब यहाँ से मैं अभी डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहता। मैं सोचता हूँ कि वो पिछली बार चूँकि ऑलरेडी वो ज्वाइन हो चुके हैं, तो उनको पता है, पर वो अभी फिर कहीं कन्फ्यूज हो रहे हैं। वो इसमें नहीं आ रहे हैं जिसमें आना चाहिए। उनके आने का मुझे इस पर कोई भी संकेत अभी तक मिला नहीं है। हाँ, वो इनबॉक्स पे जाके मुझसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर नहीं जुड़ा जा सकता है। वहाँ जुड़ूंगा तो फिर आप लोगों से डिस्कनेक्ट हो जाऊँगा। मैं बात कर रहा था उनकी, ऋषि कपूर की। और अभी किसी ने भी उनकी जो आखिरी फिल्म मुल्क आई थी, उसका किसी ने जिक्र नहीं किया, जिसमें उनकी बहुत स्ट्रांग भूमिका थी। और एक औरंगजेब मुझे याद है, वो भी यशराज फिल्म की फिल्म थी। ये सारी फिल्मों में उन्होंने बहुत अजीब सा, अलग सा किरदार किया, जो बिल्कुल कभी उनके ऊपर सूट नहीं होता। तो कई बार अभिनेता अपने आप से जो दुस्साहस करता है, ये बहुत बड़ा होता है। अपनी जो सोशल छवि है, जो अपनी एक नायक के रूप में एक छवि बन गई है, उसके विपरीत जाकर जो कलाकार इस तरह के प्रयोग करता है, वो बहुत अद्वितीय होते हैं। ऐसे प्रयोग हमारे यहाँ सिर्फ पंकज कपूर कर पाते हैं, ऐसा मेरा ऐसा अपना बहुत निजी रूप से मानना है, क्योंकि मैं उनको बहुत ही विलक्षण अभिनेता मानता हूँ पंकज कपूर को। वो किरदार में उतरना जानते हैं, किस तरह किरदार में उतरा जाता है वो उनको पता होता है। और चाहे वही हम अगर इरफान वाली मकबूल की हम बात करते हैं, तो मकबूल में पंकज कपूर का आपने चरित्र देखा ही होगा। अन्यथा यहाँ जो भी कुछ अपराध की दुनिया में जो वर्चस्ववादी जो चेहरे हैं, तो सारे खलनायकों ने अमेरिका के गॉडफादर की नकल की लगातार। ये बड़ा अजीब रहा कि जब लगभग उसी तेवर की भूमिका निभाने का अवसर पंकज कपूर को मिला, तो वो एक अलग रास्ते पे निकल गया और उन्होंने उस पूरे रोल को प्रिपेयर किया, जो मकबूल में उनका अब्बा जी शायद नाम था कैरेक्टर का, वो उस पर रोल उनको देखने को मिला।
चौबे जी की प्रतीक्षा में लगातार कर रहा हूँ। चौबे जी इनबॉक्स में क्यों है मुझे समझ में आ नहीं रहा है। मैं कोशिश करता हूँ कि आपसे भी डिस्कनेक्ट ना हो और उनको समझा बुझा के मैं यहाँ लाऊं। हाँ, नहीं तो कैसे हो पाएगा। मैं इस बीच चड्ढा जी से बात करता हूँ जब तक वो नहीं आते। चड्ढा जी आपसे मैं कुछ देर बात करता हूँ, जब तक वे अगर वो अपने आप आ जाते हैं तो बहुत अच्छा है। आपसे भी जो हमको बात करके हासिल होगा वो बहुत बहुमूल्य होगा, मैं जानता हूँ। आप मुझे सुन पा रहे हैं चड्ढा जी? हाँ। आप थोड़ा फ्रेम में आ जाइए। मोबाइल में आपका चेहरा वैसा नहीं दिख रहा जैसा मेरा दिख रहा, जबकि आप मुझसे ज्यादा सुंदर हैं। आपका अच्छा दिखना चाहिए। हाँ, ये ठीक जैसा है वैसे ही दिखेगा। है। सॉरी। आवाज आ रही है ना? आपकी आवाज आ रही, थोड़ा सा और जोर से बोलेंगे तो ठीक रहेगा। मोबाइल भी ये थोड़ा सस्ता पड़ता है। हाँ हाँ, कुछ है इस तरह से। नेटवर्किंग की दिक्कत तो रहती है, पर इरफान को लेकर ही हम लोग बात करने एकत्र वैसे हुए तो थे। वाईफाई। हाँ, इरफान को लेकर कुछ कहिए तो सर। आप बात कर रहे थे कि अ, इरफान का की जो मैंने फिल्म अच्छी तरह देखी है हाँ हाँ, वो है नेम सेक। नेम सेक जी। आ रही है आवाज? हाँ, आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल ठीक आ रही है। डिले होगा शायद नहीं, आवाज में कुछ। आवाज, मेरी आवाज नहीं आ रही आप तक? आपकी तो सुन पा रहा हूँ मैं। आप तब तक थोड़ा नेटवर्क सेट करके देखिए। नेटवर्क और ईयरफोन है आपके पास? ईयरफोन का प्रबंध है आपके पास? हाँ, इधर ही चौबे जी आ गए। एक मिनट। आगे चलिए। अच्छा, हाँ जी, चौबे जी। नमस्कार साहब, बहुत सर बहुत नमस्ते। नमस्कार। आपके इनबॉक्स में जाके मुझे ट्राई कर रहे थे। नहीं, मैं आपको वहीं से ट्राई कर रहा था जहां से मुझे आपने बताया कि मुझे ट्राई करना चाहिए, और मैं निरंतर ट्राई कर रहा हूं, मतलब 59, 57, 58 से नहीं, हाँ, पर वो 12 से। इनबॉक्स में जाके इनबॉक्स में आपको शो कर रहे थे फिर अच्छा अभी। अच्छा, हाँ, वो सॉरी, जो मतलब हमेशा फ्रंट में, मैंने हाँ जी वो, जी, हाँ, मीटर गेज और ब्रॉड गेज का फर्क हो गया था सर। हाँ हाँ हम लोग जो कल हम लोगों ने जिस तरह से विचार किया था, मैंने आपसे अनुरोध किया था कि इरफान के नहीं रहने की जो घटना है उसको लेकर कुछ बात करने का मन है। और ये एक ऐसा समय होता है कई बार कि हमारा दर्शक बहुत इमोशनल होता है और वो लगातार उसके जहन में एक जी पुनरावलोकन चलता रहता है जिसने जितना उनको देखा है। और ये स्वाभाविक रूप से सही बात है कि प्रत्येक दर्शक ने उनका सारा सिनेमा देखा हो, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। जी हाँ, लेकिन बिल्कुल सही। लेकिन कई बार ये होता है कि सिनेमा के आलोचक या आप जैसे रसिक हैं, अधिक से जी अधिक उनकी फिल्में आप देखे हुए हैं, तो आप उनको लेकर जी
ओवरऑल कुछ बातें, कुछ अवधारणाएं प्रस्तुत कर सकते हैं। आपने स्वयं कुछ 4-5 फिल्में मुझे बताई थी। उन फिल्मों के साथ जी। भी अगर आपको बीच में लगे कि आपको कोई किसी फिल्म का रेफरेंस लेना हो या बात करना है तो कर सकते हैं। दर्शकों के लिए, हमारे सुनने वालों के लिए सभी कुछ बड़ा उपयोगी रहेगा सर। पहले तो सामान्य सी जानकारी जो है हम अपने हाँ। सारे दर्शकों को, श्रोताओं को वो देंगे जो हाँ जी सर। पिछले 24 घंटे में उनके जाने के बाद अलग अलग चैनल्स में, अखबारों में जो छपी है उससे परे, उससे ही तक। हाँ। हाँ। देखिए 13 मार्च 2020 गए महीने पूरे देश भर में इरफान साहब की जो 96 फिल्म, 96 जो फिल्म थी वो रिलीज हुई थी 13 मार्च को, हाँ। अंग्रेजी मीडियम। अंग्रेजी और में जी 14 सर। मार्च को ही सरकार ने ये निर्णय ले लिया कि लॉकडाउन करेंगे, कि थिएटर्स को और सिनेमा घर को वो क्लोज कर रहे हैं। लॉकडाउन तो नहीं, लेकिन सारे सिनेमा घर को उन्होंने क्लोज कर दिया। तो बंद एक बंद दिन किया वो जी। फिल्म जो है पूरे देश में दिखाई गई। ये जी। 96 फिल्म थी उनकी, और उसके बाद हाँ। वो फिल्म जो है लोगों को सिनेमा के पर्दे पे देखने को नहीं मिली। दूसरी बात जो हम कहना चाहेंगे कि ये साहबजादा इरफान अली खान साहब, इनके वालिद ने इनका नाम रखा था, और उन्होंने अपने बड़े नाम जी। को केवल एक छोटे से शब्द में, इरफान में उन्होंने समेट दिया, जिसको हम कहें कि गागर में सागर उन्होंने भर दिया। अफसोस ये है जी। कि उनकी जो आने वाली 2 फिल्म हैं, अब मालूम नहीं वो कब रिलीज होती हैं। एक तो सॉन्ग ऑफ स्कॉर्पियंस और एक पजल, ये दोनों भी आ जाएंगी तो 98 फिल्में उनकी कुल होगी, और वो एक शतक से 2 से लगभग। चूक जाएंगे। हाँ। लेकिन 2 फिल्म पीछे। हाँ, लेकिन आप ये देखें कि 53 साल की उम्र में वो इतनी बड़ी विरासत हमारे लिए छोड़ गए हैं, जिसका कोई सानी नहीं है। इसको मैं यूं कहूंगा कि देखिए आप 34 बार उनको अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया, और जी सर। 19 फिल्में थी जो उनकी नॉमिनेट हुई, और 32 बार हाँ जी उनको सर। अवार्ड हासिल हुए। और जी। अवार्ड्स जो हासिल उनको हुए जिन 19 फिल्मों के लिए, तब हम 95 जी। फिल्म मानेंगे क्योंकि इस 96 को हम नहीं मानेंगे, तो आप देखिए कि हाँ। 20% फिल्में उनके अवार्ड में शामिल हुई हैं। हाँ। हासिल और मकबूल के लिए उनको फिल्म फेयर का अवार्ड मिला, 2 साल तक के लगातार बेस्ट विलन का अवार्ड मिला। उनकी एक हॉलीवुड की एक फिल्म थी नेम से, एक झुम्पा लाहिरी की नॉवल पर वो बनी हुई फिल्म थी, तब्बू के साथ उन्होंने काम किया था। लाइफ इन मेट्रो, स्लम डॉग मिलियनेयर, मुंबई मेरी जान, न्यूयॉर्क, सात खून माफ ये फिल्म थी विशाल भारद्वाज की, पान सिंह हाँ। तोमर, लंच बॉक्स, किस्सा, डी डे, हैदर, हाँ। गुंडे, हाँ। तलवार, पीकू, हिंदी मीडियम, हाँ। करीब करीब सिंगल, हाँ। और दूब। तो ये 19 फिल्में उनकी ऐसी हैं जिनको 95 में हम ये मानते हैं अलग अलग उसमें कैटेगरीज में उनके परफॉर्मेंस के लिए उनको अवार्ड मिला। तो जी सर। उनकी 20% फिल्में अवार्डेड रही, ये भी अपने हाँ। आप में एक बहुत बड़ा ये है। आप देखिए कि उनका कैरियर जो है फिल्म में आने से पहले टीवी के शुरू हुआ था, और टीवी में भी उन्होंने अलग अलग तरह की भूमिकाएं की, क्योंकि कभी उन्होंने अपने आप को दोहराया नहीं, और जी। ना ही किसी को टाइप कास्ट अपने आप को होने दिया। कोई भी ऐसी फिल्म उन्होंने नहीं ली जो पहले वो जिस भूमिका को, उस तरह की भूमिका वो कर चुके थे। बहुत सेलेक्टिव थे वो, और बहुत जी। कॉशियस रहते थे। हर ऑफर पर वो कूद नहीं पड़ते थे। पैसे कमाने की हाँ। जल्दी बिल्कुल नहीं थी। अपने को संतुष्ट रखते हुए, अपने नाम को अपने बरकरार रखने की उनमें जो थी। देखिए 1994 से 96 के बीच में उनकी बहुत अच्छी सीरीज आई थी, चंद्रकांता। उससे पहले 1988 में उन्होंने श्याम बेनेगल के लिए काम किया था, भारत एक खोज में। चाणक्य में काम किया, हाँ। सारा हाँ। जहां हमारा, इन ट्रीटमेंट, बनेगी अपनी बात, श्रीकांत, जी। अनुगूंज, जी। स्पर्श, और स्टार उस पर एक चलता था स्टार प्लस में, स्टार बेस्ट सेलर्स। तो हाँ। हम हाँ। देखें कि ये सबके बावजूद वो थोड़े से निराश थे कि उनको फिल्मों में अपेक्षित सफलता नहीं मिल रही है। हालांकि आप देखें कि उनकी जो फिल्म की शुरुआत हुई, 2 फिल्में जो उन्होंने शुरुआत में की, उसमें मौत शब्द का इस्तेमाल हुआ है। कमला की मौत और एक डॉक्टर की मौत, जो 1979 और 1990 में फिल्म आई थी, और उसके जी बाद सर। दृष्टि।
ये एक्चुअली क्या होगा कि तिग्मांशु धूलिया उनके बहुत अजीज मित्र थे, क्योंकि वो एनएसडी में उनके साथी थे, 1 साल जूनियर रहे, लेकिन उनमें मित्रता बहुत जबरदस्त थी दोनों के बीच में। उन्होंने कहा कि मैं वापस लौटना चाहता हूँ, और तब उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे पास एक फिल्म है, उसमें तुम्हारे लिए बहुत बड़ी भूमिका है, और उनको हासिल वो फिल्म दी जो उनकी तिग्मांशु धूलिया के साथ उन्होंने पहली बार की, और उसमें आप पाते हैं कि उनको फिल्म फेयर अवार्ड मिला, दूसरे साल मकबूल में उनको अवार्ड मिला। एक्चुअली ये दोनों ही लोग, तिग्मांशु धूलिया और विशाल भारद्वाज, ये इनके बहुत अंतरंग मित्र थे, और उनकी फिल्मों को उन्होंने आंख मीच के किया है, और उन्होंने उनके लिए बहुत अच्छी भूमिका की। चाहे आप मकबूल को देखिए, चाहे आप सात माफ को देखिए, चाहे आप हैदर को देखिए, या आप उस फिल्म को भी लीजिए जो विशाल भारद्वाज ने जिसको लिखा, जिसके डायलॉग लिखे, जिसका स्क्रीन प्ले लिखा और जिसका संगीत दिया, तलवार। हिमांशु धूलिया की भी आप फिल्म देखते हैं, हासिल की बात करते हैं, साहिब बीवी और गैंगस्टर द रिटर्न की बात आप करते हैं, और पार्ट 2 की बात करते हैं, तो हम पाते हैं कि ये इरफान साहब जो हैं, ये अपने देश की सीमाओं को पार करने वाले और बहुत जल्दी पार करने वाले पहले आदमी थे। जैसे मैंने आपको एक बात आप बताऊं कि 1961 में जब शशि कपूर की 2 फिल्में आई थी, एक फिल्म था 4 दीवारी और एक फिल्म थी धर्मपुत्र, और अपनी 2 नाकामयाब फिल्मों के बावजूद जेम्स आइवरी और इस्माइल मर्चेंट ने उनको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहली फिल्म ऑफर की थी, द हाउस होल्डर। लगभग यही बात थी इरफान साहब के साथ। इरफान साहब ने जो है बहुत जल्दी हम देखें कि हॉलीवुड में अपने कदम रखे, और एक नहीं आप देखेंगे, उन्होंने 9 फिल्में की हॉलीवुड में और खूब नाम कमाया। द वॉरियर से उन्होंने शुरुआत की 2001 में। एक फिल्म जिसका जिक्र नहीं होता, वो उनकी अंग्रेजी फिल्म थी रोड टू लद्दाख। उनकी फिल्मोग्राफी में भी लोगों ने उनका जिक्र नहीं किया है। उसके बाद 2006 में आप देखें द नेम सेक में वो आए, एक फिल्म उनकी थी माइटी हार्ट। स्लम डॉग मिलियनेयर तो ऑस्कर तक के गई और काफी उसने ऑस्कर बटोरे, लेकिन उन्होंने जो पुलिस इंस्पेक्टर का उसमें रोल किया था, बड़ा गजब का उनका रोल था। इन्फर्नो को जो उन्होंने बाद में जो की, टॉम हैंक्स इतने बड़े अदाकार हैं, उन्हें कहा कि मैंने इससे बेहतरीन कलाकार जो इतना कंपोज रहता है और जो अपने किरदार को लेके इतना सजग रहता है और सावधानी से काम करता है, मैंने नहीं देखा। इसके अलावा हम देखें कि हिंदुस्तान में उन्होंने हिंदुस्तानी फिल्म के परे एक बांग्ला फिल्म उन्होंने की, एक मलयालम फिल्म उन्होंने की, 2 तेलुगु फिल्में में थी। तो सही मामले में वो राष्ट्रीय भी थे और सही मामलों में वो अंतरराष्ट्रीय थे। 2005 में उनकी बांग्ला फिल्म से काम शुरू हुआ, शेडोज ऑफ टाइम से। 2 फिल्में उन्होंने तेलुगु में जो की, सैनिकुड और म्यूजिक मैजिक, और एक मलयालम में उन्होंने फिल्म की थी मिस्टर बीन। तो ये फिल्में जो थी, उनकी हर फिल्म में उनके डायरेक्टर को, दर्शक को, दोनों को ये आश्वस्त किया और समीक्षकों को कि ये एक अलग किस्म का अदाकार है जो एक्टिंग करता ही नहीं। क्योंकि जो अदाकार एक्टिंग करते हुए दिखता है, वो बात बहुत सामान्य सी है कि वो ओवर एक्टिंग करता है। ये किरदारों के इसमें आप देखिए कि जैसे जुरासिक वर्ल्ड में वो बहुत बड़े टाइकून बने थे, एक बहुत बड़े उसके एम्पायर के, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के एम्पायर थे। और यदि आप लंच बॉक्स में देखते हैं, एक छोटे से क्लर्क के रूप में आप देखते हैं, तो क्लर्क भी दिखते हैं, वो टाइकून भी दिखते हैं। तलवार में वो जो एक पुलिस कमिश्नर का उन्होंने रोल किया था, इंस्पेक्टर जनरल का, तो इंस्पेक्टर जनरल भी दिखते हैं, वो इंस्पेक्टर भी दिखने लगते हैं। नेम सेक में लुम्पा जाहिरी की फिल्म को आप जब देखते हैं, नेम सेक में, तो वो उस व्यक्ति की तरह जो बंगाल से गया हुआ आदमी है, जो यूएस में किसी तरह से अपनी जमीन तलाश रहा है, उसके साथ जूझ रहा है, तो वो भी दिखते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो अपने किरदार में इतनी आसानी से, जो उसको कहते हैं टू गेटिंग इनटू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर, वो बहुत ही आसानी से घुसते थे, और कहीं उनके एक्टिंग में कहीं लगता ही नहीं था कि उन्होंने कोई एफर्ट किया। ये तो था, किरदार में उतर जाने का गुण उनका कमाल का था। जो किरदार कर रहे हैं उस किरदार में दिखाई देते थे, और हमेशा ये, और कई बार मैंने देखा कि उनके नाम से कुछ
अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों को स्पेशल चर्चा मिलती थी। उनका किसी भी जी विदेशी फिल्म में, किसी भी चैलेंजिंग फिल्म में कोई रोल उनका ऑफर होता था और वो अखबार की या पत्रिका की खबर बनती थी कि इरफान फलानी विदेशी फिल्म में काम कर रहे हैं। बिल्कुल तो सही बात है। उस बहाने भारतीय नागरिक जान पाता था कि ये व्यक्ति कितना महत्वपूर्ण है हमारे देश के सिनेमा से जुड़ा हुआ, जिसको दुनिया के जी देश अपनी फिल्मों के लिए पूछते हैं। जी हाँ। अब ये आप उनकी देखें एक खूबी थी। जिसमें उनको पहली बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिला फिल्म में, जैसा मैंने आपको जी कहा कि ऐसा कोई अदाकार हमारे पास नहीं है जिसको 34 बार नॉमिनेशन मिले और 32 पुरस्कार उसने मिले। केवल हाँ 2 बार उन्होंने अपने नॉमिनेशन को मिस किया। बहुत जबरदस्त रिकॉर्ड है ये उनका। हाँ हाँ तो हम देखें कि ये जो मान सिंह तोमर जब उन्होंने हिमांशु धूलिया ने बनाई, तो मैं ये देखता हूं कि वो फिल्म उतनी ही रिसर्च के साथ, उतनी ही ऑथेंटिसिटी के साथ बनाई गई थी, जितनी ऑथेंटिसिटी और जितने रिसर्च के साथ सत्यजीत रे ने शतरंज के खिलाड़ी बनाई, या रिचर्ड एटनबरो हाँ ने जितने रिसर्च के साथ और जितनी ऑथेंटिसिटी के साथ गांधी बनाई। फर्क केवल ये था कि शतरंज के खिलाड़ी और गांधी में जो बजट आप देखते हैं उससे बहुत कम लागत में वो बनी थी, लेकिन फिल्म का जो हाँ लोकेशन आप देखिए, फिल्म के किरदार को देखिए, फिल्म के कॉस्ट्यूम को देखिए, फिल्म की प्रॉपर्टी को देखिए, सेट डिजाइनिंग को देखिए, भाषा और लहजा, जो डायलेक्ट उन्होंने उसको अपनाया, और छोटे से छोटे डिटेल्स में आप पाएंगे कि हिमांशु धूलिया ने जो कमाल किया है उससे बड़ा कमाल उन्होंने उस किरदार के साथ किया। से पत्रकार पूछता है वो कि आप डकैत कैसे बने, तो जवाब देता है बिहार में बागी होते हैं, डकैत मिलते हैं पार्लियामेंट में। हाँ एक ऐसा बड़ा स्टेटमेंट था वो, हाँ और इस फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। हाँ तो हम यही पाते कमाल हैं है। ये उसको कई कमाल की बात कैटेगरी है। में पुरस्कार मिले थे। हाँ, पूरी फिल्म अब पारसी उन्होंने कहा तोमर बंदूक अपने आप में, जी पारसी तोमर अपने आप में उस पूरे कलाकार की उस क्षमता को दिखाती है कि आपको, जैसे हम लोगों ने जो हमारी स्मृतियों में और भारतीय दर्शक की स्मृतियों में जो डाकू वाली फिल्में हैं, उसका अर्थ जी ये होता है कि वो बड़ा मोटा सा कोई आदमी होगा, बलिष्ठ था, बड़ी दाढ़ी होगी, जंगलियों की तरह बाल बड़े होंगे, भवें मोटी होंगी, बंदूक लिए रहता होगा और बहुत खुखार टाइप का, कुछ नहीं, कुछ नहीं, बात बात कुछ पे नहीं। जोर से हंसता होगा। ये एक दुबला पतला न सीख घोड़े का सरारा इस्तेमाल हुआ आदमी। और घोड़ों का भी और इस्तेमाल नहीं हुआ। कुछ, हाँ, उस पूरे मुरैना, भिंड मुरैना के जो बीहड़ है उसके जी पूरे बंजर में जी बिल्कुल, कैसे वह उसे उस मुझे वही लगता है कि वो लगभग अपने आप का, अपनी पूरी काया का अपनी क्षमताओं से एक्सपांशन कर लेते। जी मुझे वो भी याद है कि वो पत्रकार डर रहा होता है जब छत पे उससे बात करते, वो रसगुल्ला या गुलाब जामुन खाते हुए। उसकी वो बच्ची को लोग रख लेते हैं अपने पास, कि इसको हम पहले रखते हैं अपने पास, जब तुम लौट के आओगे तो तुमको तुम्हारी बच्ची दे दी जाएगी। वो पत्रकार हाँ, इतना घबराया हुआ होता है ना। हाँ, तो वो वो जैन, उसने नहीं, वो ब्रिजेन काला ने वो रोल किया था, हाँ, और विजय काला ने किया ब्रिजेन था वो। काला ने जबरदस्त काम किया था उस फिल्म में। तो देखिए, उस फिल्म के साथ जो सबसे बड़ी बात है, मैं ये मानकर एक सर चलता हूँ वो दृश्य भी मैं आपको याद दिलाता हूँ ना, जिसमें वो जी, क्या तो भी कुछ वो लेके दौड़ कर पहुंचता है, बोले पहुंचने से पहले आपको वैसी वो मिलेगी। आइसक्रीम मेल्ट नहीं होनी चाहिए। हाँ, वो वो अद्भुत कमांडिंग ऑफिसर कहता है कि इसको लेके आपको इतनी तेजी से भाग के जाना है कि आइसक्रीम मेल्ट नहीं होनी चाहिए। हाँ हाँ, आप तो देखिए कि फ्रीजर ये से सब सरकारी सरकारी ड्यूटियों के ये तमाशे हैं कि कैसे कैसे तमाशे हैं। चैलेंज अधीनस्थ कर्मचारियों को दिए जाते हैं, जी और उनके लिए वही बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने वो काम को ठीक ढंग से कर दिया। कैसे जी किया इसको कोई जानना नहीं चाहता। कोई नहीं। तो आप ये लेकिन देखिए सुनिए, कि मैं एक आपको अच्छी खासी एक बात बताऊं। अच्छी खासी नौकरी करते हुए कैसे एक व्यक्ति बागी बनता है, ये बड़ी जी, मार्मिक कहानी है। बड़ी मार्मिक कहानी, क्योंकि वो सब हम अपने सिस्टम को नहीं सुधार पा रहे हैं। हम ये नहीं जान पा रहे हैं कि हमारे पास जो व्यक्ति आ रहा है, उसका, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका मानवीय चेहरा सामने नहीं आता। यदि बिल्कुल सही। उसके पास आके कहता है कि मैं एक जवान हूं, हाँ सेना में काम करता हूं, मैं इस अपने मोर्चे पर हूं, मैं अपने घर से बाहर हूं, आप कम से कम मेरे इस परिवार की, मेरी छोटी सी जायदाद है, इसकी कम से कम रक्षा कर दो उन लोगों से जो शोषण कर रहे हैं उस इलाके में। हाँ और आप देखें, एक बात मैं आपको याद दिलाऊं कि 1960, 61, 62 का एक पीरियड था जिसमें 3 बड़ी फिल्में आई थी बड़े बड़े लोगों की डाकू समस्या पर। जिस देश में हाँ गंगा हाँ बहती, राज कपूर ने बनाया,
दिलीप कुमार ने उसी दौर में गंगा जमुना बनाई, और उसी बीच में जो है सबसे ऑथेंटिक फिल्म उस दौर की मुझे जीने दो, सुनील दत्त ऐतिहासिक साहब ने फिल्म। उसको बनाई थी। लेकिन हाँ, 5 मध्य प्रदेश में थी। नेटवर्क। दोबारा जुड़ेगा। हाँ, वही हुआ है। दोबारा उनके आने का इंतजार करता हूँ। आप सब साथ में हैं, मुझे बहुत खुशी है। प्रीता गडकरी, डॉक्टर दिव्या सल्ला, एडिटर पवन, अनिल देशमुख जी, ऐश्वर्य, आदित्य पंड्या, मनोज मिश्रा, आप सभी साथ रहिए। डॉक्टर सुरुचि मोहता, अभिजीत सुखदाने, नीरज मिश्रा, एस खान, आदित्य चौरसिया, देवेंद्र डोंगरे, आप सभी का स्वागत है। जब तक वो दोबारा आते हैं, आलोक अवस्थी जी मेरे बड़े भैया, प्रणाम कर रहा हूँ सर आपको। अगर आप अभी लगातार हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। आराधना बुआ जी अभी हैं इसमें, लेकिन सर नहीं दिख रहे हैं। हम वेट कर लेते हैं कुछ। इस बीच जब तक सर आते हैं, मैं कुछ दूसरी फिल्मों की बात कर लेता हूँ। एक इस सारे फिल्मों में स्ट्रांग भूमिकाएं करते करते आज मैंने अपने अमर उजाला के आर्टिकल में भी लिखा है कि जिस समय उन्होंने सलाम बॉम्बे और दृष्टि और जंजीरें जैसी फिल्म की थी, उस समय उनकी उम्र 22-23 साल की थी। और सलाम बॉम्बे मीरा नायर ने बनाई थी, जंजीरें और दृष्टि फिल्म गोविंद निलानी की फिल्म थी। ऐसे जीनियस निर्देशकों के साथ कोई लड़का 22-23 साल की उम्र में काम कर रहा है, उसके निर्देशक के चाहे अनुरूप परिणाम दे रहा है, ये अपने आप में इस बात का संकेत है कि कैसे एक आदमी की आमद बहुत प्रभावी ढंग से हो रही थी। वहां से कैसे उस आदमी को एक अच्छा मार्ग मिल रहा था। वो उस समय चाहते तो बाजारू सिनेमा के तमुओं में भटक जाते। उनको हो सकता है कि कुछ कुछ छोटे छोटे बहुत सारे रोल मिला करते अलग अलग, लेकिन उन्होंने तय कर रखा था कि उनको दरअसल किस तरह का सिनेमा करना है। उनको सुधीर मिश्रा प्रिय थे, उनको श्याम बेनेगल प्रिय थे, डॉक्टर चंद्र प्रकाश प्रिय थे जी। आराधना मैं देखिए एक मिनट। हाँ, वो सुनील जी, नेटवर्क। मैं आपसे ये कह रहा था उस समय जिस वक्त हम डिस्कनेक्ट हुए कि मुझे हाँ जीने दो या गंगा जमुना या जिस देश में गंगा बहती है, इन सब के मुकाबिल पान सिंह तोमर का अपना कोई सानी नहीं है, जो हाँ डकैत समस्या पर जितनी ऑथेंटिसिटी के साथ, जितनी ईमानदारी के साथ वो बनाया गया। दूसरी एक बात जो उन्होंने जबरदस्त तरीके से उस फिल्म के द्वारा रेखांकित की, वो थी कि अनसंग हीरोज ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स, हमारे ये भारत के जो अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में जिन्होंने मेडल प्राप्त किया होता है, उनकी क्या दुर्दशा होती है। और उन्होंने कहा कि जैसे हाँ शंकर लक्ष्मण, ये 4 बार उनको ओलंपिक गोल्ड मेडल मिला और बिना किसी हाँ मेडिकल अटेंशन के वो मर गए। उन्होंने जी। तिग्मांशु धूलिया ने इस बात को रेखांकित किया था। केडी जाधव जो है 1952 के ओलंपिक में उन्होंने कांस्य पदक लिया, लेकिन वो दाने दाने को मोहताज रहे अंत समय में। 1954 में जो एशियन गेम में जो बाधा दौड़ थी, उसमें जो गोल्ड मेडल मिला था सरवन सिंह को, इनको अपना गोल्ड मेडल बेचना पड़ा। इसी तरह से प्रद्युम्न सिंह जो थे, वो डिस्कस थ्रो में उनको गोल्ड मेडल मिला था 1954 में। वो आप देखे कि वो भी पेनीलेस मर गए। तो उन्होंने इस फिल्म के जरिए दोनों बातें उठाई थी। एक बात तो हाँ उन्होंने ये बताया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो खिलाड़ी है हमारा, क्योंकि जब वो डाकू बनते हैं उसके पहले वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना कमाल दिखा चुके होते हैं, लेकिन हाँ हमारे यहाँ एक सब इंस्पेक्टर को, एक थानेदार को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आपने इस देश का प्रतिनिधित्व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किया, इस देश को आपने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल में सम्मान दिलवाया। तो एक बात हाँ उन्होंने दोनों तरफ से वो बातें कही कि स्पोर्ट्स हाँ में
हमारे यहाँ जो लोग सेलिब्रेट करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो लोग हमारे देश को एक मुकाम दिलाते हैं, उनके बारे में हम जी बिल्कुल संवेदनशील नहीं हैं। और दूसरी बात, जी आपका जो छोटा सा ये जो थानेदार या उसके थाने की जो व्यवस्था है, वो क्रिमिनल्स के पक्ष जी में ज्यादा जाके खड़ी हो जाती है बनिस्बत न्याय के। जी जी तो एक ही ये फिल्म थी। दूसरी जो फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगती है जिसमें उन्होंने काम किया था, वो थी जी विशाल भारद्वाज ने जो हैमलेट को जो अडॉप्ट किया था हैदर के रूप हाँ में, जो आई थी 2014 में। ये थोड़ी सी हाँ लंबी जी फिल्म थी, और इस फिल्म में वो रूदार का रोल करते हैं, जो हाँ हैमलेट में आत्मा जो आती है, क्योंकि आत्मा सारी हाँ चीजें वो बतलाती है कि ये वास्तव में क्या हुआ। क्योंकि हैदर तो भटक रहा है दर दर की, उसके पिताजी को पुलिस वाले ले गए और उसके बाद वो लौटे नहीं, वो कहाँ है, किस थाने में है, कहाँ उनका इंट्रोगेशन चल रहा है। लेकिन जब फिल्म का इंटरवल होने को होता है, उसके ठीक पहले इरफान जो है वो अपनी मौजूदगी के साथ आते हैं रूहदार की भूमिका में, और रूहदार की भूमिका में आते हैं। और वो वहां पर एक जगह, क्योंकि वो दो ही लोगों को दिखाई देते हैं, हाँ रूहदार नायिका को और नायक को, एक फोटो उनकी जरूर खींच जाती है। तो वो हाँ वहां पे नायिका की प्रशंसा करते हैं कि तुम बहुत अच्छी लेखक रिपोर्टर हो, नाइस, वेरी नाइस आर्टिकल। पहले नाइस कहता तो समझती है कि उसके ऊपर कोई उन्होंने फिकरा कसा, जब पलटती है तो कहती है वेरी नाइस आर्टिकल, तो समझती है कि ये आदमी मेरे आर्टिकल को पढ़ रहा है। और उसी हाँ बीच में एक अच्छा सा उन्होंने दिखा कि एक लड़का है बिल्कुल बदहवास सा अपने घर के सामने खड़ा हुआ है, अंदर नहीं जा रहा है। तो वो कहते हैं कि क्या हो रहा है, बोले इसकी तलाशी लो, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे मिले थे। और उसकी तलाशी लेता है तो बोले कि क्या हो गए, लोगों को तलाशी की इतनी आदत हो गई है कि जब तक कोई टटोल न ले वो अपने घर के अंदर नहीं जाते। बोले एक नई बीमारी आई है क्या। तो उसे पूछती है तुम डॉक्टर हो क्या। तो हैदर के पिताजी डॉक्टर होते हैं। बोले डॉक्टर नहीं हूं, डॉक्टर का रूप हूं। तो फिर वो कहती नाम क्या है आपका। तो बोलता है रूहदार। बोले एक पैगाम है जो मेरे को देना है तुम्हारे जरिए। बोले क्या है। तो बोले कि हैदर को बता दो कि इस नंबर पे मुझको कॉल करे। अब उसमें जो सबसे बड़ी बात है, इसको जो उन्होंने रूह का जो रोल दिया इरफान को, वो उसके साथ जेल में बंधा हुआ है, बाप के साथ झा ने उसका रोल किया, तो वो भी झा साहब भी दुर्भाग्य से अब नहीं रहे, हाँ नरेश दा बहुत अच्छे नरेश झा। कलाकार। तो वो उसको लड़के को कहता है कि कैदखानों में जब सारी चीखें, सारी आहें गलों में दफन हो जाती है, तब एक आवाज जो है वो बिलखते हुए सन्नाटे में सुर मिलाता था, और वो रात के जख्मों पर मलहम लगाता था, वो तुम्हारे बाप की थी। जो फैज का वो एक नज्म जो है वो पढ़ता है उसको लेके, तो वो चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। उसमें जो उसका पिता होता है वो उससे पूछता है कि लगता है कि हम दोनों को मौत भी साथ मिलने वाली है, मतलब हम एक ही कमरे में रहते हैं, एक ही जंजीर में बांधे जाते हैं, एक ही साथ सताए जाते हैं। तो कहता है डॉक्टर साहब आप मरने वाले हो, मैं नहीं मरने वाला। तो बोलता है कि ये कैसे। बोले आप जिसमें मैं रूह हूं। इतने बढ़िया तरीके से, मतलब कोई कोई आतंक नहीं है, कोई कहीं कोई चीज नहीं है। मैंने विशाल भारद्वाज का जो ट्रीटमेंट उनने जो भी समझाया, लेकिन जिस तरीके से इरफान ने उसको लाके प्रस्तुत किया, तो बोलता है कि तो बोले तुम सिया हो या सुन्नी। बोले मैं दरिया भी हूं, मैं दरख्त भी हूं, मैं झेलम भी हूं, मैं चनार भी हूं, और मैं दर भी हूं, हरम भी हूं, सिया भी हूं, सुन्नी भी हूं, मैं पंडित भी हूं, मैं था, मैं हूं, मैं रहूंगा। केजी त्रिवेदी ज्वाइन हुए, उनको नमस्कार आपको जी कर रहे हैं। नमस्कार उनको भी साहब, मेरा बहुत बहुत नमस्कार कहिएगा। तो सर वो जब आपके उसको आपके कुछ मुरीद भी सामने आ रहे हैं, उनको भी देखते चलिए सर। अच्छा, उनको भी मेरा नमस्कार कहते जाइएगा। समझे, मैं आपसे बात करने में मशगूल हूँ तो मेरी नजर नहीं पड़ पा रही है। अरे ये ये जो किसी जमाने का जो कोई पेशेवर मास्टर होता है ना, तो कभी कभी जब बातचीत करने लगता है तो उसमें उसका
मास्टर जो है वो सामने आ जाता है कि वो अपने रॉ में कुछ भी बोले चला जाता है। वो लोग भी जो लोग सुन रहे हों और जो वो लोग जो सुनने का नाटक कर रहे हों, वो अपने क्या समझता है बात कि है। चल रहा है। क्योंकि क्लास में दो ही लोग ज्यादा होते हैं, ज्यादातर नहीं सुनने वाले, और उनमें बहुत हाँ, अच्छे जो बच्चे होते हैं वो सुनने का नाटक बहुत अच्छा करते हैं। नाटक करते। हाँ, तो क्या बात। देखिए कि ये वो एक फिल्म थी। दूसरी उनकी एक हाँ फिल्म जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, वो फिल्म थी मदारी। हाँ, मैं मदारी बहुत अपने अच्छी थी। हाँ, मैं अपने दर्शकों से चाहूंगा कि यदि उन्होंने वो फिल्म नहीं देखी, आजकल तो यूट्यूब और दूसरे माध्यमों से भी आपको अपने स्मार्टफोन में वो फिल्म देखने को मिल जाती है। अब ऐसा तो होता हाँ नहीं हाँ कि अब वो चली गई तो अब आपको मालूम नहीं कब आएगी, आएगी कि नहीं आएगी। अब डीवीडी का भी जमाना नहीं रह गया, आपको वो भी नहीं मिलती। तो ये एक बड़ा मजेदार इसमें किस्सा है जिसमें इसने जो रोल किया है इरफान ने, कि एक होम हाँ मिनिस्टर के 10 साल के बच्चा अगुआ हो जाता है। पहले लोगों को लगता है कि अफवाह है, बाद में ये बात धीरे धीरे वो होती है कि नहीं नहीं ये तो सच बात है। फिर होता है कि इसको कौन उठा ले गया, कोई आतंकवादी उठा ले गए कि नक्सलवादी उठा ले गए कि उनके जो अपोजिशन के जो लोग हैं उन्होंने कोई खेल किया हुआ है, या कोई ऐसा व्यक्ति हाँ। है जो किसी और वजह से उठा ले गया और अब कुछ और बात उसकी हो रही है, तो कोई गैंग है कि क्या है। और वो हम्म, दुर्भाग्य से वो मंत्री से भिड़ गया है, लेकिन बाद में पता चलता है कि उसको एक आम आदमी उठा ले गया, और आम हाँ, आदमी इसलिए उठा ले गया है कि उसके बच्चे को कोई उठा ले गया है और सरकार कुछ नहीं कर रही। कुछ नहीं कर रही। और वो कहता है कि तुम मेरे बच्चे को ढूंढ के ला दो हाँ, तो मैं गिव एंड आपका टेक। बच्चा वापस लौटा कर दूं। देता हूं। तो उस आदमी का जुनून जो है, जब पागलपन की हदों को छूने लगता है, तो हाँ पता ये पड़ता है कि उसे मौत की भी परवाह नहीं है और उसको किसी अंजाम की भी परवाह नहीं। तो हाँ चूहे बिल्ली का खेल शुरू होता है। अब आम जी जनता की जो सहानुभूति होती है उस आदमी के पक्ष में चली जाती है जिसका बच्चा गायब था और जिसने मिनिस्टर के बच्चे को अगवा कर लिया। जी जी। तो ये फिल्म थी मदारी। हाँ, तो ये बहुत मदारी अच्छी। में, मदारी केवल और केवल इरफान की फिल्म है। हाँ, कुछ इस क्योंकि बीच मैंने कुछ उभरते हुए इरफान की फिल्में भी याद करने की सोची, जैसे उन्होंने गोपी देसाई की एक बच्चों की फिल्म की थी, मुझसे दोस्ती करोगे। हाँ हाँ, वो वो 93-94 में आई थी। और चिल्लर और पार्टी भी उन्होंने उसकी, की थी। हाँ, चिल्लर पार्टी की थी। और हाँ एक हाथी का जी, अंडा। हाँ, हाँ ऐसी हाथी का कुछ अंडा बच्चों किया की था, फिल्में। बच्चों तो की फिल्म वो थी ये वो। तो था कि वो सारे उनमें एक ये भी था कि अपने रिश्ते निभाने का बड़ा जज्बा था, जो भी उनके साथ में समकालीन उनके साथी रहे जो थिएटर और सिनेमा से जी, बहुत मतलब गंभीरता पूर्वक जुड़कर जो काम करते थे, तो उनके लिए वो बराबर तैयार रहते थे हर वक्त। हम्म। ये देखिए, उनकी एक खूबी थी। सबसे बड़ी बात है कि आदमी जो अच्छा होता है बुनियादी तौर पर वही अच्छी चीजें सामने लाता है। और अच्छा आदमी वो होता है जो दिल का बहुत साफ होता है और समझदार होता जी। है और उसमें अच्छी यानी सच्चा होता है। तो ये तीनों बातें इरफान के व्यक्तित्व में हमको देखने मिलती हैं कि वो छोटे छोटे इंटरव्यू भी जब देखते थे, कोई देते थे या कोई आदमी उनसे जिस तरह से बातें करता था और जिस तरह के जवाब उनके एक्सटेम्पोर आते थे, वो बहुत हाँ सीधे, बहुत सरल और बहुत सच्चे होते थे। तो अपने फन के प्रति वो समर्पित थे, अपने काम के प्रति वो समर्पित थे, अपने रिश्तों के प्रति वो समर्पित थे। हाँ। ये बातें मकबूल हमको की, देखने को उनकी आती हैं। मकबूल पे मैं देखता हूँ, मकबूल के समय मेरी उनसे मुलाकात हुई थी सर। जी उस समय हासिल फिल्म रिलीज हो चुकी थी। जी, और अवार्ड भी हासिल मिल फिल्म चुका था के, उनको। हाँ, जी तो हासिल फिल्म के जो निर्देशक और उनकी जो स्टार कास्टिंग डायरेक्टर थी, वो चाहती थी कि मैं उनका एक इंटरव्यू कर लूं, जी इनका, इरफान का। तब मैं जी वहां मकबूल के समय गया, तो मैं ये देख रहा था कि उस पूरी स्टार कास्ट में खुद इरफान लगभग जूनियर कलाकार थे सबके। ओमपुरी जी, मकबूल में, नसीरुद्दीन शाह नसीरुद्दीन शाह, मकबूल में, जी, पंकज पंकज कपूर कपूर, मकबूल में, तबू, सारे लोग, जी सभी लोग। और ये चौथे नंबर पे। लेकिन जब मैंने वो बाद में फिल्म देखी, तो मुझे लगा कि ये आदमी सबसे कैसे अपने आप को लगातार जाइंट्स के अपने साथ। वजूद को बनाए रख। हाँ, जी ये एक मैंने बहुत बड़ी एक शक्ति देखी। और खास तौर से जो उनकी और तब्बू की जो रिलेशनशिप है, और एक लगातार एक गुनाह, एक तो वो अपने उस व्यक्ति से गुनाह कर विश्वासघात करता है जो उसका सबसे ज्यादा भरोसा करता करीबी, है।
भरोसा, और भरोसे का। एक अपने पति के साथ, ये जो दो लोग जो डैमेज करते हैं उस पूरे विश्वासघात को किस तरह अपने आप में जीते हैं, मतलब लगभग शापित टाइप जी, हो जाती है। गिल्ट के साथ, और गिल्ट के साथ। हाँ, तो वो इरफान ने उस पूरे किरदार को जिस तरह जिया है वो अद्भुत है। मुझे जी लगता है कि वो उसके बाद उन्होंने फिर उस कॉन्फिडेंस को डेवलप किया, और ये सब जी सारी जो सुंदर और बड़ी फिल्में जो हम लोग देख रहे हैं वो उसका जी। परिणाम रही। एक मैं उस बातचीत के बाद ही जुड़ गया था हासिल। अब मेरा मन हो रहा है कि आज मैं हासिल फिल्म देखूं उनको जरूर ट्रिब्यूट के देखिए, लिए, क्योंकि जरूर देखिए, अंग्रेजी क्योंकि वो मीडियम स्टूडेंट थोड़ी। पॉलिटिक्स पर, और खास तौर से जिस तरह से डिटरेशन हुआ है स्टूडेंट पॉलिटिक्स हाँ का भी, क्योंकि उसमें सारे वो लोग, उनके ऊपर हाथ रखने वाले वही लोग हैं जो क्रिमिनल बैन हाँ, चलाते हैं पॉलिटिक्स के नाम पर, है ना। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। उनको इन्हीं में हाँ से कैच देम यंग वाला मामला होता है कि इन्हीं में से अपने हाँ गैंग हाँ। के लिए लोग मिलने लगे हैं। वो पूरा आप देखते हो इस तरह की परंपरा शायद 30 40 साल पहले भी थी, जो गुलजार ने नहीं तो मेरे अपने क्यों बनाई मेरे होती। अपने। वहां भी वो आशीष सेन जो नेता रहता है वो कुछ तो भी बोलता है ना इन लोगों के लिए। हाँ वो अंत में कहता है कि इन लोग को ही मार दो, अगर ये लोग से इनको ठीक ये हमारा साथ ना दे या हमारे फेवर बात ना करे तो इनको जी। भी देख लो। तो ये मजे की बात लगातार ये एक। थी कि मेरे अपने आपन जान करके बांग्ला फिल्म से उन्होंने उसका वो एडॉप्टेशन था तो, लेकिन हासिल फिल्म बड़ी ओरिजिनल थी। वो तो खैर वो बांग तिग्मांशु उस तरह से काम को बहुत बुनियादी ढंग से करते थे। बाद में उन्होंने बिल्कुल बिल्कुल। एक चरस फिल्म भी बनाई थी जो ज्यादा चर्चा में हाँ नहीं आ हाँ। पाई। जी। इरफान उसमें भी थे। हाँ हाँ। लगातार साहब बीबी और गैंगस्टर पार्ट 2, जिसमें बिल्कुल। अप्रत्यक्ष रूप से इरफान का वो तिग्मांशु का हस्तक्षेप था। लता जी हम्म, नमस्ते। जी। लता जी लता जी को नमस्कार मेरा, बहुत बहुत। जी हम लोग लता जी इरफान को लेकर कुछ डिस्कशन कर रहे हैं अभी 1 बजे तक। तो ये सब एक के बाद एक जो उनका पूरा है, और कितना विरोधाभास किरदारों में, जो एकदम से विरोधाभास। वही आदमी लंच बॉक्स कर रहा है। लंच बॉक्स के और समय मैं आपको थोड़ा सा वो याद दिलाना हाँ, चाहूंगा। आप आपने नम्रत निश्चित कौर रूप। थी। हाँ, आपने अखबारों में उसमें पढ़ा होगा कि कुछ इरफान को नवाजुद्दीन के आ जाने से कुछ हिचक होने लगी है, गजब, या ये किसी तो बड़ी तरह अलग सी बात है। अखबारों ये में कुछ बड़ी, इस तरह गॉसिपिंग हुई थी कि जैसे उनको बड़ा कोई कोई खतरा वतरा पैदा हो गया है। किसी को तो कोई मुझे वही खतरा नहीं। लगता था कि नवाजुद्दीन की आमद हुई और वो आदमी इतना स्थापित है, वो वटवृक्ष की तरह है, उसको क्या खतरा होगा। और लेकिन ये है कि अभी गॉसिपिंग पत्रकारिता जी का भी आप क्या कहिएगा। जी जी। आप सर कहें क्या आगे कह रहे थे। नहीं, मैं आपको यही कह रहा था कि दुनिया में एक साथ बहुत से स्टार्स होते हैं, किसी को कोई जी खतरा नहीं। कोई आदमी नहीं कहता है कि एंथोनी हॉपकिंस के रहते हुए क्लिंट ईस्टवुड को खतरा हुआ, क्लिंट ईस्टवुड के रहते हुए टॉम हैंक्स को कोई खतरा हुआ, है ना। जी। नसीरुद्दीन शाह के रहते हुए ओम पीर को कोई खतरा था, या दिलीप कुमार को लेकिन देवानंद से या राज कपूर से कभी खतरा था। ये क्या होता है कि ये बड़े वो जो लोग होते हैं जिनको क्राफ्ट में उतनी ज्यादा वो नहीं होती, और सतही तौर पर जो बातचीत करते हैं। जी ये इरफान ने कभी नहीं कहा, ये नवाजुद्दीन ने कभी नहीं सोचा, और ये कभी करना भी नहीं चाहिए, ये सोचना भी नहीं चाहिए कि कोई आदमी किसी को ओवरटेक कर रहा है। आप अपने कैरेक्टर की भूमिकाओं में रहिए। आपसे मुझे खतरा नहीं है, मेरे को आपसे खतरा नहीं है। समाज में आप 1000 लोगों से मिलते हैं, उन 1000 लोगों से में से किसी से आपको खतरा नहीं है, जी क्योंकि आपका काम, आपका नाम, आपकी सोच, आपकी समझ, आपका समर्पण, आपकी सच्चाइयां आपके साथ होंगी। बिल्कुल। आपको एक अलग किरदार मिला होगा, उसे एक अलग किरदार मिला होगा। जब हम हैदर की बात करते हैं, इरफान की बात कर रहे हैं, हम झा साहब की बात कर रहे हैं, बहुत छोटी सी भूमिका में थे। हम के हाँ मेनन की भी बात कर रहे हैं, जो वहां थी, तबू भी वहां थी, है ना। बिल्कुल और कुलभूषण खरबंदा भी वहां थे, शाहिद हाँ कपूर भी वहां थे, और हाँ वो हमारी शक्ति कपूर की बेटी भी वहां थी। किसी को हाँ कोई हाँ खतरा नहीं बिल्कुल। होता, क्योंकि सब तभी अपनी अपनी भूमिकाओं में हैं। लंच बॉक्स में ये दोनों अंडर आमने सामने थे। हाँ, ये अंडरस्टैंडिंग इनके आपस में होती है, लेकिन सोसाइटी को भ्रमित किया जाता है कई बार मीडिया द्वारा। मैं इसमें आप बीच बीच में कुछ ऐसी कॉमर्शियल फिल्मों के नाम भी लेना चाहूंगा जिसमें वो वो थे। बड़े कलाकारों के साथ आए, लेकिन जी वहां भी वो इरफान रहे। जैसे एक आन फिल्म अक्षय कुमार की थी, उसमें शायद जी बड़ी स्टार कास्ट थी। उसमें
शत्रुघ्न सिन्हा भी थे, शायद सुनील शेट्टी थे कि नहीं थे, मुझे पता नहीं। जी और कुल मिला के बड़े बड़े कलाकार थे, उसमें ये विलेन बने थे। जी हाँ तो वहां भी ये किसी भी बड़े सितारे के स्टार्टअप से प्रभावित हुए बगैर इन्होंने अपना किरदार किया। ये एक आध बार उन्होंने इस तरह का कुछ अपना थोड़ा सा मार्ग बदला होगा, वरना वो एक अपने एक ट्रैक पे हमेशा चले। जी और तमाम ये सब फिल्में, द नेम से को, ये सब सारी फिल्में, रेयर फिल्में वो करते रहे। उनका सुनील जी। जो जी हाँ सुनील जी, आप याद करिए तीन पत्नी, जिसमें बेन किंग्सले और अमिताभ बच्चन दोनों थे उसके साथ। हाँ हाँ हाँ, लीना यादव, लीना लीना यादव यादव। तो की ये आप फिल्म, सोचिए कि जो बिल्कुल आदमी बिल्कुल। गांधी बना था, बेन किंग्सले, जिसको हाँ एकेडमी अवार्ड मिल चुका था, और हाँ इस सदी के सबसे बड़े महानायक उसके साथ थे, क्या बिल्कुल, इरफान को कुछ लगा? कुछ नहीं, कुछ है ना। तो ये सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग जब ये भूल जाते हैं, क्या पीकू में वो डरे डरे से थे? बिल्कुल नहीं। दीपिका पादुकोण ने कल उनको जब अपनी श्रद्धांजलि दी अपने इंस्टाग्राम हाँ में, एक ब्लैक ब्लैंक हाँ फेस करके उन्होंने उसको अपना पुटअप किया। हाँ। कल कैटरीना कैफ ने उन्हें जीनियस कहा। सारे तो सारे इस समय ऐसा कौन सा सितारा नहीं होगा जिसने उनके उनके जी नहीं रहने का दुख ना मनाया हो। ये वो, हाँ, वो मतलब वो पूरी, वो बल्कि मैं कहता हूँ कि सारे जितने भी जो हमारे महानायक और जो अधिनायक जिस समय आगे पीछे के पीछे 20-30 साल जी की जो उपज है हिंदी सिनेमा जी में, हाँ वो सब में इरफान की स्थिति बिल्कुल एक मॉनिटर की तरह थी। बिल्कुल। वो एक अपनी जगह पे था और उसको कोई लेना देना नहीं किसी से। अपने कैरेक्टर को चुनने की, वही जो आप कह रहे कि अपनी एक आजादी, हर हर और किसी वो भूमिका के सेलेक्ट, प्रति लालची बिल्कुल नहीं थे, न रोल को लेके लालची थे, न पैसे को लेकर लालची थे। हाँ। और आप इवन वो देखें कि गुंडे फिल्म जो यशराज की गुंडे फिल्म एक बहुत, आई थी, हाँ हाँ, उसमें बहुत ही गजब की फिल्म थी। एसीपी का रोल था। दोनों ये हीरो को चकमा वो कैसे वो देते हाँ, थे। शाहरुख खान ने अपनी फिल्म उसको दी थी, बिल्लू, बिल्लू बात। बिल्लू की सर, मुझे बिल्लू के समय मैंने उनसे बात की थी फोन पर रेड उनके चिलीज की कैरेक्टर के फिल्म लिए। थी, है ना। हाँ हाँ बहुत बड़ा दांव लगाया था उन्होंने, जबकि उनके साथ हाँ न्यूयॉर्क में काम किया उन्होंने। आ, हाँ आ, उसके बाद आ, वो बहुत प्रभावित थे, और हाँ। ऐसी बात नहीं थी कि वो डरते थे उनसे। नहीं, बिल्कुल नहीं। शाहरुख तो ये खान से क्या ऐसी कोई होता है, ये दिक्कत नहीं थी। आप इसको देखिए ना, हिंदी मीडियम, करीब करीब हाँ, सिंगल, है ना। आप देखिए ये फिल्म जो है वह कारमा, जिसमें करीब करीब सिंगल मोनिका, सर। एक निर्देशक के रूप में तनुजा चंद्रा की कमजोर फिल्म है, पर उसको साधने वाले इरफान है। मैंने कई जगह देखा कि वो, उसमें सिनेमेटोग्राफी भी अच्छी नहीं है, चीज सीक्वेंसेस अच्छे नहीं है, एक दृश्य की जमावट होती है, जी लेकिन इस आदमी ने उस पूरे नीरस पूरे वातावरण को भी अपनी एक्टिंग से निभा दिया। क्योंकि एक्टिंग को उसमें मैं आपको बताऊं, अभिनेत्री भी साउथ इंडियन थी और वो उस तरह से मेच्योर नहीं लड़की थी इतनी। नहीं नहीं, जो हाँ, है, नहीं लड़की थी। देखिए उसमें जो सबसे बड़ी बात है कि जब वो बच्चे, वो जो अपनी कॉफिन्स लेके चलते हैं, जब हाँ वो अपनी माँ को ट्रिब्यूट देती है, उसमें जो कैरेक्टर है, और हाँ बताती है कि भाई माँ जो है सबसे छोटा शब्द और हमारे सबसे करीब और हमारा सबसे प्रिय व्यक्ति होता है, जो हमको दुनिया हाँ में लाता है, छोटी छोटी बातें सिखाता है, सब कुछ करता है। तो जब उसकी हाँ स्पीच चलती रहती है, तो दूर हाँ इरफान बैठे हुए सुनते रहते हैं। कोई डायलॉग उनके हिस्से में नहीं है। हाँ चेहरे के उतार चढ़ाव, चेहरे के भाव, कि उसके एक एक शब्द का उस पर कितना गहरा असर हो रहा है, जी वो देखते बनता है। 15 मिनट तक के उस आदमी को कोई डायलॉग नहीं मिले, हाँ और कैमरा बीच बीच में या कुछ इस एंगल पे उन्होंने लिखा कि उसको फोकस करते हुए चलता है, जी और उस मौन में वो जो भावनाएं आती हैं सामने, वो आपको उद्वेलित जी करती हैं कि ये आदमी, जो कि वो एक छोटा सा उसका ड्राइवर होता है पिकअप वैन का, तो हम्म, वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, यानी जिस तरह का वो किरदार है। लेकिन आप देखें कि जहां तक के मानवीय संबंध होते हैं, उसमें आपकी पढ़ाई लिखाई, आपका सोशल स्टेटस, वो उस जो उन किरदारों में जो घुस जाते थे, और उसके बाद जो चेहरे पे भाव लाते थे, एक जरा सी मसल उनकी मुंह करती थी चेहरे की, और सारा कमाल हो जाता था, जहां वो एक्टिंग नहीं करते थे।
और ऐसे ही उसमें जब है, आप जब देखते हैं तो मुझको बहुत पुराने पुराने जो एक्टर्स हैं उनका ख्याल आता है कि ये वाकई में इस इस स्टेचर का एक्टर था, सही। जिसको कुछ करना ही नहीं था, एक्टिंग करते दिखते ही नहीं थे, कभी एफर्ट करते हुए नहीं दिखते थे, वही मैं कह इतने रहा हूँ कि एफर्टलेस एक्टर थे वो। तो उनकी हम देखें, खासियत, उनकी आवाज में अब ऐसे देखा जाए तो आवाज में कोई बहुत स्पेशलिटी नहीं थी कि वही हाँ, चटकदार हो या गूंजती, पर जो आवाज थी वही कमाल की थी, लोगों को वही पसंद आती थी, उनका ऐसा क्योंकि एक एक लगातार उच्चारण बहुत। बहुत साफ थे। हाँ, उनका जिस तरह से बोलना होता था, हाँ उनका हंसना, हाँ, उनकी आंखें आंखें सब सारा सारा मैग्नेट उनके चेहरे पे खटता था। देखिए जिस तरह से आप अमिताभ बच्चन की आवाज की बात करते हैं, जब हॉलीवुड की बात करते हैं तो रिचर्ड बर्टन की बात होती है, उसी तरह शॉन जी। कॉनरी की बात होती है, इस तरह एंथनी हॉपकिंस की बात होती है। इन सब के साथ ये होता है कि इनके संवाद में एक भी शब्द वो कटता नहीं है, वो चबाते नहीं है, हाँ हाँ, वो बिल्कुल प्रेक्षक तक पहुंचते हैं, सही कह रहे हैं। और उसमें एक्सेंट आता है उनका, उस कैरेक्टर का। बिल्लू का वो आखिरी दृश्य बड़ा मार्मिक है, जो जिस समय वो उसको शाहरुख खान से मिलने नहीं दिया जाता है, वो सबसे कहता है स्कूल में। बिल्लू बाबर जी, उसको लगता है उसके घर में वो अविश्वसनीय हो गया, हाँ। अपनी सोसाइटी में और भी उसकी क्रेडिबिलिटी चली गई। हाँ वो कोई बोस्ट नहीं कर रहा, उसने केवल यही बता रखा है कि हाँ भाई मैं इनको जानता हूँ। हाँ, और घर लौट के जिस तरह अब वो, पत्नी और बेटी से संवाद करता है बच्चों से, हाँ, ऐसा लगता है कि ये बहुत हार गया एकदम। और लेकिन जब उस समय जब वो शाहरुख की एंट्री होती है वो दृश्य कहीं से वो जी, कट मिले तो उसको कहीं ना कहीं उसको नहीं रिप्रोड्यूस करने का बड़ा एक्चुअली, बड़ा मन है। सुनील जी मैं चाहूंगा कि उनकी 19-20 जो अवार्डेड फिल्म हैं और जो फिल्में बहुत हाँ अच्छी चली हैं, उनके जरिए हम इरफान के एक्टिंग का केवल अवलोकन लोगों को कराएं कि ये आदमी करना कहीं चाहिए। कैसे नहीं दोहरा रहा है अपने आप को, हाँ क्योंकि कहीं भी उनमें किरदारों में दोहराव नहीं है, वो टाइपकास्ट ही नहीं हुए। बिल्कुल। हम लोग कभी कभी नहीं अपने नहीं। बचपन में फिल्में देखते थे तो देवानंद के बारे में कहते थे कि देवानंद में एक अच्छी चीज है कि आप कोई भी कैरेक्टर ले आओ वो देवानंद बना देते हैं उसे। सही कह रहे हैं। तो ये वो नहीं होता। कि जॉनी वॉकर के साथ भी ऐसी होता था कि वो जॉनी वॉकर बनते थे, जाती जिंदगी में बहुत अच्छे आदमी थे, गंभीर थे, हाँ सब कुछ था, लेकिन उनका एक बड़ा सीमित रेंज था बिल्कुल। और रेंज से बंधे हुए नहीं थे। ये बहुत ही अपरिमित विशाल, और जिसको हम कहें कि कहीं था उनकी नहीं पा सकता कोई। हाँ। जी। अब और हम एक बात बताएं उनका साहब, एक आज बहुत अच्छी बात आई, मेघना गुलजार, क्या आपने एक अंग्रेजी कविता देखी कि नहीं देखी? नहीं बताइए सर। मेघना गुलजार ने एक अंग्रेजी कविता दी लिखी है, मैं थोड़ा सा उसको पढ़ूंगा, उसके बाद उसका भावानुवाद हिंदी में कर दूंगा, है हाँ, हम नहीं? लोग के पास अभी 6-7 मिनट है सर। है, उसमें लिखा है हाँ कि आई वॉज एन एनोनिमस नेम द डे वी फर्स्ट मेट, योर ग्रेस वॉज डिजार्मिंग, यू अनसेटल्ड मी, द ड्राईबैक वॉज एंशियस till the message I received, you believed and agreed, you unsettled me. An जी effortless mastery of the craft, the awe of your presence, there was faith to redeem, you जी। unsettled me. The flame of the art invincible, you lit the marquee again. How much had I missed watching you, you unsettled me. आखिरी में उन्होंने लिखा, in this pall of global gloom, coping and resilience at test, this was bad news at its worst. Once again, you unsettled me. अब मैं थोड़ा सा इसको उसको थोड़ी सी हिंदी में कोशिश करूं ट्रांसलेट करने की, कि जी तुमसे जी सामान्य लोगों को उनके मादे की पहचान करने का रास्ता दिखाया, तुमने जी। सामान्य लोगों को उनके मादे की पहचान करने का रास्ता दिखाया। जब तक तुम्हें जानने समझने की कोशिश शुरू हुई, तुम मुस्कुराने लगे, शरीर में कोई मेहमान आ गया, ये क्या हुआ, तुम बेचैन करके चले गए। तुम्हारे अपने क्राफ्ट पर तुम्हारी अद्भुत पकड़ थी, तुम्हारे स्क्रीन प्रेजेंस चौंकाने वाली थी,
तुम्हारी कला तुम्हारा आज अपराजय रहा। तुमने बॉक्स ऑफिस में एक नई तरह की ज्वाला जगाई। आने वाली पीढ़ी इस तरीके को तुम्हारे नाम से याद करेगी। तुम बहुत बहुत बड़ा बहादुर ट्रिब्यूट है। थे। तुम बहुत बहादुर थे। आज जब वैश्विक स्तर पर निराशा जकड़ रही है, बर्दाश्त करना निभाना दुष्कर लग रहा है, तुम्हारे जाने की खबर दुखद खबरों से भी ज्यादा दुखद है। परंतु तुम्हारे जुनून ने जो रास्ता दिखाया, एक सामान्य घर का लड़का अपनी कोशिशों और कमिटमेंट से आसमान की बुलंदियों को छू गया। मुझे तुम बहुत याद आते हो। तो बहुत बहुत ये भावनात्मक उन्होंने कविता। मेघना गुलजार ने आज सुबह अपनी एक कविता इसमें दी है। मैंने लूजली उसको ट्रांसलेट किया है। इसको मतलब आप शब्द सा मत हाँ मानिएगा, और ये भी नहीं हाँ, है कि नहीं मैं पर वो, उनके भावों को, लेकिन कोशिश की है। हाँ नहीं नहीं, वो बिल्कुल बात आ रही है सर, वो कन्विंस हो रहे हैं। जी ये सचमुच इस तरह की स्थिति है। और वही है, हम लोग थोड़ी सी दूसरी बात भी कर लेते हैं। आज सुबह हम ऋषि कपूर के बारे में जिस तरह से सुन के जी दंग रहे हैं, जी जी ये एक के बाद एक लगभग आने वाले लगातार 2 दिनों में ये बड़ी दुर्घटनाएं, 2 बड़े लॉस भारतीय सिनेमा के, हिंदी सिनेमा के। मैं वही आपके आने से पहले मैं यहाँ पर वही बात कर रहा था कि इस अभी 5-6 साल में उन्होंने अपने आप को दोबारा से इस्टेब्लिश किया। बहुत चुनौतीपूर्ण जबरदस्त तरीके भूमिकाएं, से। मैं खासतौर से उनकी निगेटिव भूमिकाओं की याद कर रहा था जो उन्होंने अग्निपथ में निभाई या जी हाँ, औरंगजेब में निभाई, और एक जी डी डी फिल्म आई थी शायद, जी हाँ। वो तो ये सब मुल्क जो आखिरी में इनकी मुल्क तो सबसे बहुत ज्यादा जबरदस्त फिल्म थी साहब, बहुत जबरदस्त फिल्म तो थी इधर अनुभव सिन्हा की। जी हाँ, तो ये अपने पूरे कपूर परिवार में इधर जो राज कपूर के संतानों की जो पीढ़ी है, उसमें उसमें वो सबसे सबसे ज्यादा विलक्षण थे। प्रतिभाशाली प्रतिभाशाली लगातार प्रूव करने वाले, मतलब समय से पहले राजीव कपूर रिटायर हो गए, प्रतिभाशाली नहीं थे। रणधीर नहीं, कपूर प्रतिभाशाली नहीं थे, आए बिल्कुल चले गए। लेकिन उन्होंने इस पूरे मिथक को तोड़ा कि कपूर परिवार में टैलेंट का भी अर्थ होता है, और उन्होंने उसको लगातार, मतलब उनकी वो सारी जी फिल्में जो जब उनके बारे में आ रहा था टेलीविजन पे, तो वो जी सारे गाने गूंज रहे थे, तो मैं उन फिल्मों से रिलेट कर गया। हम जी किसी से कम नहीं, कर्ज और चांदनी, जी। पता नहीं कितनी फिल्में, सरगम। तो और सबसे ज्यादा तो मैं वापस अगर चलूं तो बॉबी की बात करूंगा, जिसने सिनेमा घर पहली तोड़ फिल्म दिए में ही थे। जी हम लोग, वो आप भी भोपाल में उस समय रहे थे। जी जी। मैं बहुत छोटा था, मुझे याद है वो सिनेमा घर टूट गए थे। कौन किसी कृष्णा में लगी थी कि भोपाल टाकीज में लगी थी बॉबी? कृष्णा में आई थी यार। वो कृष्णा में 70 लगी mm थी। वाली थिएटर थी। उसको कहा हाँ जाता था कृष्णा द 70 mm, भोपाल की हाँ पहली 70 mm थिएटर। हाँ, अभी बल्कि इधर जो ये हमारा जो वातावरण चल रहा है उसमें उनके उनकी इसी बॉबी फिल्म के गाने को हम लोग इस्तेमाल करते थे बातचीत व्यवहार में। बाहर से कोई अंदर न जा सके, जी अंदर से कोई बाहर ना आ सके, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। तो हम लोग इसी मानस में थे। ट्विटर में सबसे ज्यादा बहुत जीवंत उपस्थिति दर्शाने वाले ऋषि कपूर थे, और बहुत बेबाक बिल्कुल, बोलने वाले। और कई बार पॉलिटिकली वो बहुत कॉन्शियस थे। हाँ, बहुत ज्यादा कई बार उलझ भी और जाते थे, लेकिन वो चापलूस बिल्कुल नहीं थे। भावुक, बिल्कुल नहीं। उन्होंने बहुत अच्छे, इस पूरे लॉकडाउन में बहुत अच्छे अच्छे सजेशन भी दिए जी कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों ने उनका जी मजाक भी उड़ाया, लेकिन जी वो लगातार आम जनता की मनस्थिति को समझ के कुछ बातें करते थे। बिल्कुल सही बात है। और ये उनका एकदम से, वो भी सडनली एडमिट हुए नहीं रहे, इरफान भी सडनली एडमिट हुए नहीं रहे। हम कोशिश करेंगे सर कि ऋषि सो- कपूर साहब पर बात करने हम लोग 1-2 दिन में फिर कहीं कुछ जी समय को संयोजित आप करें। बताइएगा जी हाँ भैया। जी। और एक बात आपने हमारी अपने बातचीत, बताएं आपके लोगों को कि हाँ ऋषि 14 कपूर की जो 12 पहली सेकेंड है फिल्म सर, थी मेरा नाम 12 जोकर, से, हाँ 9 मेरा सेकेंड नाम बचे। जोकर, उसके लिए उनको राष्ट्रीय अवार्ड मिला था, नेशनल अवार्ड। बहुत बड़ी बात।